नमस्कार दोस्तों, सफल ए कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास से हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये आपका जो सेशन है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, शासन एवं अन्य पहलू। यहाँ पे जो टॉपिक है आपका संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारत में प्रेस का विकास, भारत में शिक्षा का विकास, कृषि आंदोलन जिसे 1857 और 1947 के बीच की बात है, और भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, डोंट बी लेट और गेट टू पॉइंट। सबसे पहला यहाँ पे बात करते हैं संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास की। आप सभी को मालूम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और वे व्यापार की दृष्टि से यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ और डच का, उसके बाद 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1665 ईस्वी में इसके व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने से भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था पर प्रभाव डाला। लेकिन कंपनी के अधीन 1773 और 1858 के बीच और फिर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यवस्था एवं पर्याप्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्य के तत्वों का समावेश भी किया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे 1773 और 1858 के बीच संवैधानिक विकास को देखते हैं। बक्सर के युद्ध 1864 ईस्वी को लड़ा गया था के बाद 12 अगस्त और 1765 को लॉर्ड क्लाइव ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी कंपनी का पेंशनर बन चुका था। कंपनी ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान एवं बिहार के लिए राजा सिताब राय को। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि 1767 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना 1767 ईस्वी में हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि 1765 और 72 के बीच की घटनाएं। प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही और इसके अनुसार कंपनी दीवानी थी तथा नवाब नाजिम। अब कंपनी पर भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेवारी थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार थे, परंतु उसका कोई दायित्व नहीं था, जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधियों जो उप दीवान नियुक्त किए गए थे को सभी अधिकार थे, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही। जो यह व्यवस्था थी यह 7 वर्षों तक जारी रही और इस अवधि की निम्न विशेषताएं रही है। चलिए उन विशेषताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया तथा उन्होंने निजी व्यापार द्वारा बहुत धन कमाया। दूसरा यहाँ पे है आपका कि अत्यधिक भू राजस्व की वसूली तथा किसानों का उत्पीड़न। कंपनी दिवालियेपन के कगार पर पहुँच गई जबकि इसके कर्मचारी माला माल हो गए थे। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किया जिसके तहत निम्न अधिनियम अस्तित्व में आए। चलिए उन अधिनियमों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला बात करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की, जो 1773 ईस्वी की बात है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। अब यहाँ पे है कि अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। अर्थात जो 1000 पाउंड के अंशधारी थे उन्हें संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। संचालक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। अब बात करते हैं कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। इस मंडल अर्थात कौंसिल निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग और मोंसल और बरवेल एवं फिलिप्स फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। अर्थात बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल अर्थात कंपनी के अधीन कर दिया गया और इसके 4 सहायक सदस्य थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन्हें हटाया जा सकता था। ये ध्यान में रखिएगा। भविष्य में होने वाली नियुक्तियाँ कंपनी द्वारा की जानी थी। अब बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र में कर दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति थी। ध्यान में रखिएगा कि इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एमपी को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा अन्य 3 न्यायाधीश थे। चेम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड थे। ये ध्यान में रखिएगा, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। यह इंग्लैंड में प्रचलित न्याय की विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। ये ध्यान में रखिएगा। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही अथवा शिकायत की
सुनवाई कर सकता था। ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ये ध्यान में रखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। इस अधिनियम के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। ये ध्यान में रखिएगा। अब संशोधन की बात करते हैं तो 1781 की बात है ये कि कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई रुकावट न डाली जाए। कानून बनाते तथा उनकी क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करके आप हमें सपोर्ट करने का कृपया प्रदान करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट का जो वीडियो आएगा आपका, तो नेक्स्ट के वीडियो में आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।